साथियों, आपको जैसा मैंने कहा था कि हार्ड कॉपी में एक फॉर्म लेकर आप बैठिएगा। तो देखिए, हमारा जो फॉर्म है ये सबसे पहला पूछ रहा है कि राज्य का नाम। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो? जी मैडम, दिखाई दे रही है। जी, इसमें सबसे पहले पूछा है राज्य का नाम। तो हम सब क्योंकि उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उसके बाद पूछा है राज्य कोड। ये जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का जो कोड है वो 09 है। हम यहाँ 09 अंकित करेंगे। क्लियर? फिर पूछा है जिले का नाम। तो मेरे विचार से यहाँ जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर जुड़े हैं वो बागपत जिले से ही जुड़े हैं। अगर किसी जी अन्य मैडम। जिले से जुड़े हैं वो अपने जिले का नाम यहाँ लिखेंगे। जी। फिर पूछा है जिला कोड। तो बागपत का जो जिला कोड है 139। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 139 बागपत जिले ओके। का कोड है। जी मैडम। अब यहाँ पूछा है ग्रामीण शहरी, यानी आपके सर्वे का जो क्षेत्र है, आप गांव को ले रहे हैं या शहर में ले रहे हैं। आपसे मतलब बच्चों से है, आपको नहीं करना है ये। हम स्वयंसेवकों से कराएंगे, स्टूडेंट से कराएंगे। यहाँ मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसा सर ने भी कहा, वैसे तो सर्वे होना चाहिए था, जो हमने अधिग्रहित बस्ती या गांव लिए हैं वहां होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि समय कम है और काम हमें करना है, तो जो बच्चा जिस गांव में रहता है, हम उस बच्चे को ये सब चीजें समझाकर उसके गांव से भी ये सर्वे करा सकते हैं। या फिर आपको जिस बस्ती में जाना है या जिस गांव से आपको लगता है कि मेरी पहचान है, भले ही आपने कैंप कहीं भी लगाए हैं, आप वहां से भी इस सर्वे को पूरा करा सकते हैं। तो यहाँ दो चीजें आती हैं, ग्रामीण और शहरी। यदि ग्रामीण एरिया आप ले रहे हैं तो 1 कोड अंकित करेंगे सामने, और यदि शहरी ले रहे हैं तो 2 अंकित करेंगे। नगर या गांव का नाम यहाँ अंकित कर देंगे, यानी आपका जो सर्वे का एरिया है वो उसका नाम क्या है। फिर नगर ग्राम कोड पूछा है। अगर आप बड़ौत में जाते हैं तो बड़ौत का जो कोड है 00735, 00735 अंकित करेंगे। और यदि बागपत से कोई साथी जुड़ा है तो बागपत वालों के लिए 00736 आएगा। और यदि खेकड़ा तहसील से कोई जुड़ता है तो 00737 आएगा। मैडम जी, दोबारा रिपीट कर दो एक बार बड़ौद का। बड़ौत का है 00735। थैंक यू मैडम। फिर देखिए एक चीज पूछी है उन्होंने, 8वें क्रमांक पर एनएसएस इकाई कोड। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये एनएसएस इकाई का कोड प्रोवाइड नहीं कराती, दूसरी यूनिवर्सिटीज कराती हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे अपन लोग करते हैं ना, फॉर्म फिल करते हैं, बच्चों के कराते हैं, उसमें बच्चों को एनरोल करते हैं, तो यूपी 12 ये हम सब लिखेंगे, यूपी 12। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही लोग जुड़े हैं। उसके बाद आप अपना कॉलेज कोड लिख दीजिए। मान लीजिए हमारे महाविद्यालय का कॉलेज कोड है 004, तो सौरभ जी को लिखना होगा यूपी 12 004। यानी शुरू में यूपी 12 लिखकर आपको अपने कॉलेज का कोड यहाँ अंकित करना है। ये एक फॉर्मल एजुकेशन है, थी यहाँ तक। इसको चाहे तो आप हर बच्चे को फिल करा के भी दे सकते हैं या बच्चों को समझा भी सकते हैं। अब हमारा सर्वे का जो एरिया है वो 9वें क्वेश्चन से शुरू होता है। हम आप हाउस होल्ड में जाएंगे तो हमारा जो सर्वे का मेन टूल है या मेन पार्ट है वो है युवा। और युवा की जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है भारत सरकार ने, वो 15 से 29 वर्ष रखा है।
तो आप उस परिवार में सबसे पहले जाकर ये पूछिए कि क्या आपके घर में 15 से 29 साल का कोई व्यक्ति है? यदि वो कहेंगे हाँ, तो फिर ये आपको भरना है आगे वाला। यदि वो परिवार कहता है कि मेरे घर में 15 से 29 का कोई नहीं है, तब भी आपको नहीं भरना है। और यदि वो व्यक्ति कहता है हाँ, 15 से 29 का है, तब अगला प्रश्न आप उनसे पूछेंगे कि 15 से 29 वर्ष का जो व्यक्ति है, जो युवा है, क्या वो फॉर्मल एजुकेशन में है, रेगुलर एजुकेशन में है या नियमित रोजगार में है? यानी 2 बिंदु आप करेंगे अपने ज़हन में कि हमें 2 बातों पर अपना फ़ोकस रखना है कि 15 से 29 है और यदि है, तो क्या वो रेगुलर एजुकेशन में है या फिर वो रोज़गार में है? यदि वो कहते हैं हाँ, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज़। यदि वो कहते हैं हाँ, रेगुलर एजुकेशन में भी है और रोज़गार भी है उसके पास, एम्प्लॉयमेंट भी है, तो वो घर भी आपको सर्वे नहीं करना है। और यदि वो कहेंगे कि ना तो रोज़गार में है और ना ही एजुकेशन में है, यानी यदि वो हाँ बोलते हैं तो 01 यदि कोड आप मेंशन कर रहे हैं, देखिए 9वें क्वेश्चन में, तब आपका सर्वे यहाँ से आगे बढ़ता है। और हाउस होल्ड की परिभाषा जैसा कि सर ने भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति 90 दिन से अधिक, कोई भी रिश्तेदार आपका हो सकता है, कोई परिचित हो सकता है, यदि 90 दिन से अधिक मान लीजिए मेरे घर में रहता है और वो 15 से 29 का है और वो ना तो रोज़गार में है, ना वो शिक्षा में है, तो वो हमारे सर्वे की परिधि में आता है। हमें उसका सर्वे करना है। क्लियर? आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है मैडम जी, आ रही है। जी, जी। तो यदि 9वां क्वेश्चन में आप एंट्री करते हैं 01, तब आप आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन पर आप आएँगे फिर। इसमें पूछा है कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के में घर के सदस्यों की संख्या, जो ना तो एजुकेशन में है औपचारिक और ना ही सर्वेक्षण की तिथि में नियमित रोजगार में है। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य हमारा ये है कि मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल भी जा रहा है, उसने 10वीं में एडमिशन भी लिया है, लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी। यानी उसे उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो वो हमारा औपचारिक शिक्षा में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि स्कूल नहीं गया बच्चा, लेकिन उसने घर में बाबा से, दादी से या माँ से, पिता से या भाई-बहनों से लिखना-पढ़ना सीख लिया, ठीक है? या फिर गाँव में कोई ऐसे चौपाल में बिठा के पढ़ाता है, वो वहाँ जाकर पढ़ रहा है। लेकिन उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इसने 10वीं पास की है, इसने 12वीं पास की है, तो वो औपचारिक शिक्षा में नहीं आएगा। ऐसे ही जो नियमित रोज़गार है, नियमित रोज़गार में भी वैसे तो 6 महीने का क्राइटेरिया है, लेकिन उन 6 महीनों में यदि उस व्यक्ति ने, उस युवा ने 90 दिन कोई काम किया है, कोई रोज़गार किया है, मान लीजिए मनरेगा में वो 90 दिन गया है और उसको वहाँ से पैसा मिला है, तो 90 दिन का क्राइटेरिया उसको नियमित रोज़गार की ओर ले जाता है। यदि 90 दिन से कम उसने काम किया है, तो वो नियमित रोज़गार में नहीं आएगा। तो यहाँ जो संख्या पूछी है कि यदि 9 क्वेश्चन का 1 आंसर आपने दिया है, तो जो संख्या है उस परिवार की, जो आज की डेट में ना तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, ना ही
वो रोज़गार में हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमें ये भी ध्यान करनी है, मान लीजिए कोई बच्चा है, ग्रेजुएट है या उसने 12th पास किया है और आज वो कोचिंग ले रहा है, तो कोचिंग भी आज की डेट में फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ हमें उन मान लीजिए एक घर में 2 युवा आपको इस ऐज के मिलते हैं, जो ना एजुकेशन में हैं, ना ही अ, रोज़गार है उनके पास। तो आपको मान लीजिए उनमें से एक मेल है, एक फीमेल, तो सामने कॉलम दिया हुआ है 10 जो क्वेश्चन है उसी के सामने दोनों तरफ 1-1 लिखना है या दोनों ही पुरुष है 2 लिखेंगे। और यहाँ एक बात और ये ध्यान देने की है, जो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर हैं, वो भी पुरुष में ही काउंटिंग उनकी होती है। यदि कहीं आपको ट्रांसजेंडर 15 से 29 का किसी घर में मिलता है, जो ना एजुकेशन में है, ना रोज़गार में है, तो उसकी काउंटिंग आपको मेल में करते हुए वो संख्या यहीं मेंशन करनी है। अब आप आगे बढ़ेंगे, चयनित परिवार की संख्या। तो साथियों मेरा यहाँ ये अनुरोध है कि सर्वे करने से 1 दिन पहले जिस भी टीम को आप वहाँ भेज रहे हैं, वो अपने घरों का चयन कर ले। मान लीजिए 500 घर हैं उस बस्ती में या 200 घर हैं, तो उन 200 घरों में से मान लीजिए 50 घरों में, 100 घरों में वो 15 से 29 साल के युवा मिले हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 ऐसे 50 तक वो संख्या हमने यहाँ मेंशन करनी है क्वेश्चन नंबर 11 में। एक परिवार से एक फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन जो चयन किया है, मान लीजिए आपने एक बच्चे ने 50 परिवारों का चयन किया है, तो उन 50 परिवारों में से मान लीजिए 20 घरों में सर्वे के का जो पात्र है वो मिल रहा है, तो वो यहाँ 1 टू 20 तक ऐसे बढ़ते क्रम में लिखता चला जाएगा। अब हम आते हैं 12वें नंबर पर। 12वें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्या घर का कोई सदस्य जिसने पिछले 30 दिनों के दौरान वेतन या लाभ के लिए किसी भी समय अवधि के लिए काम किया हो? यानी यहाँ पे एंड प्रॉफिट की बात है। यानी घर के सभी सदस्य हैं और वहाँ 30 दिनों के लिए घर का कोई सदस्य है जिसने कोई काम किया है जिससे लाभ हुआ हो। यानी जैसे खेती करते हैं किसान, तो एक किसान है कि बस खेती होती है और उसका काम चलता है, उससे कोई प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा है। लेकिन जो बड़ा किसान है, वो फसल उगा रहा है और उसका उत्पाद मंडियों में बिक रहा है, वहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो संख्या यहाँ आएगी। जैसे दुकान है और दुकान में 3 भाइयों ने साझा किया है और उनसे पूछे जी दुकान से क्या प्रॉफिट होता है? तो वो आपको अगर ये कहते हैं कि जी कोई प्रॉफिट नहीं है, बस घर का काम चल रहा है, तब भी आपको 1 यहाँ मेंशन करना है। अब 13वां प्रश्न की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो साथियों थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ आपको हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जो ये फ्री राशन और बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री आवास योजना आदि हैं, इसकी वजह से लोग आपको सही इनकम नहीं बताएँगे। आपको यहाँ पूछना है, जब वो 12वें में कहेगा कि हाँ, काम तो किया है पिछले इन दिनों में, तो फिर आपको पूछना है कि इन 30 दिनों में आपको कितनी इनकम हुई है? मान लीजिए वो 5,000 से कम कहता है, तब आप 1 मेंशन करेंगे। मान लीजिए वो 5,000 से 10,000 तक वाले में कहता है, तो आपको कोड संख्या 2 अंकित करनी है। इससे ऊपर बढ़ता है तो 3 करनी है। और आपको ये भी पूछना है कि ये जो इनकम आपकी हुई है, ये वेतन से हुई है या जो आपने दुकान कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या अन्य किस स्रोत से हुई है, वो भी आपको यहाँ पूछना है। साथियों, अभी मुझे लगता है कि 5-7 मिनट बाकी है इस लिंक में।
आप रिजॉइन कर लीजिएगा, अगर ये बंद हो जाता है, सेम लिंक पर आप दोबारा से जॉइन कर लीजिएगा। अब मॉड्यूल 2 शुरू होता है हमारा। मॉड्यूल 2 में तो फिर वही बात आती है कि 15 से 29 वर्ष की आयु परिवार के सदस्यों का विवरण, जो सर्वेक्षण की जो तिथि है, न तो औपचारिक शिक्षा में है, न ही नियमित रोजगार में है। तो आप कहेंगे मैडम ये चीज़ तो हमने पीछे भी पूछी है, तो क्रॉस चेकिंग होनी है क्योंकि कई बार आदमी कुछ और बताता है, होता कुछ और है। तो यहाँ नाम यानी हाउसहोल्ड यानी यहाँ परिवार के मुखिया का नाम आएगा। मान लीजिए एक परिवार में सामने लिखा है P1, P2, P3, P4 एंड 5। मान लीजिए वहाँ 5 युवा हैं जो 15 से 29 तक आते हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं, वो एजुकेशन में भी नहीं है। तो P1 में मान लीजिए एक की उम्र उनमें से 25 साल है, तो P1 में उसका नाम आएगा। P2 में उसका दूसरा भाई-बहन 22-23 साल का है, उसका आएगा। यानी इसको आपको ऐसे घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़े को आप P1 में लाएँगे, उससे छोटे को P2 में लाएँगे, उससे छोटे को P3 में लाएँगे, उससे छोटे को आप P4 में और फिर P5 में लाएँगे। फिर यहाँ पिता का नाम आ जाएगा। जो युवा हैं, उनके पिता का नाम, माता का नाम, लिंग। यहाँ तीनों लिंग दिए हुए हैं। तो पुरुष के लिए 1 आएगा, महिला के लिए 2 आएगा और यहाँ इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए तीसरी कैटेगरी कर दी है। ट्रांसजेंडर के लिए आपको 3 लिखना है। यानी P1 जो है उसके नीचे वो लिखेंगे। यदि P1 पुरुष है तो 1 आएगा। P2 यदि महिला है तो 2 आएगा और सपोज़ जो P4 में जिसका नाम लिखा है अगर वो ट्रांसजेंडर है, हालाँकि बहुत कम संभावना इस बात की हम करते हैं, तो वहाँ आप 3 लिखेंगे, राइट? अब 5वां जो क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल 2 का, वो है पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु पूर्ण वर्षों में। मान लीजिए सौरभ का बर्थडे आता है फरवरी में, तो अभी जो फरवरी गई है, इस फरवरी में यानी पिछले बर्थडे पर आपकी जो आयु है, वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। यदि आप किसी से पूछते हो कि आपका जन्मदिन कब है और उसने बताया कि जी मेरा तो नवंबर में था, तो नवंबर में वो व्यक्ति कितने साल का हो रहा है, वो यहाँ आपको लिखनी है इतने वर्षों में। लास्ट बर्थडे जो भी उसका आ रहा है, उस पर जितनी एज है, वो महीनों में आगे मत दीजिए, यानी पिछला जो जन्मदिन उसका गया है, उसके आधार पर वो कितने वर्ष का आ रहा है, वो यहाँ लिखी जाएगी। फिर अगला प्रश्न पूछना है, क्या आप वर्तमान में विवाहित हैं? हाँ या नहीं? यदि वो हाँ कहेगा, तो आप 1 कोड देंगे और यदि वो नहीं कहेगा, तो 2। यदि आप वर्तमान में विवाहित हैं, तो विवाह के समय आयु। यहाँ थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको बड़ी होशियारी से अपने बच्चों को बताना है, क्योंकि बाल विवाह हालाँकि हमारे यहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में हो सकता है कि अभी भी बाल विवाह हो रहे हों। तो इसको इसको जानने का एक आप उन बच्चों को तकनीक बताएँ कि अच्छा आप इतने साल के हो कि हाँ, तो पिछले कितने सालों से आप इस परिवार का हिस्सा हो? अगर महिलाओं से बात करोगे, तो इस तरह से वो आयु निकल कर आएगी। यदि 15 वर्ष से कम की आयु में किसी का विवाह हुआ है, तो 1। यदि 15 से 19 में हुआ है, तो 2 कोड आएगा और 20 से 24 में हुआ है, तो 3 कोड आएगा। 25 से 29 वर्ष में हुआ है, तो 4 कोड आएगा और 29 वर्ष में 5 कोड आएगा। क्योंकि ये प्रश्न जब पूछना है, यदि वो छठे क्वेश्चन में ये कहता है कि मैं विवाहित हूँ, कहता या कहती यानी दोनों ही हैं। यदि वो कहते हैं छठे क्वेश्चन में कि हाँ, मैं विवाहित हूँ, तो 1 यदि वहाँ आप मेंशन कर रहे हैं,
तब 7वां प्रश्न आप उनसे पूछेंगे। और यदि वो कहता है कि नहीं मैं तो अविवाहित हूँ, क्योंकि बेरोज़गारों की शादियाँ होना बड़ा मुश्किल है, आप भी समाज में का ही पार्ट हैं, तो फिर आपको 7वां क्वेश्चन उनसे नहीं पूछना है, राइट? अब 8वां जो प्रश्न है, उनसे पूछना है जो ड्रॉप आउट हैं। उनसे पूछेंगे कि भई आपने कितनी एजुकेशन ली है? अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो स्कूल ही नहीं गया हूँ, तो 0 1 आएगा। यदि वो कहता है कि नहीं मैं गया हूँ और बस औपचारिक रूप से गया, मेरा मन नहीं लगा या मुझे नहीं पढ़ना था या जो भी कारण वो दे, तो 2 आएगा। यदि प्राथमिक से नीचे ही वो है, तब 3 आएगा और यदि प्राथमिक तक पहुँचा है, बेसिक एजुकेशन उसने ली है, तो 4 आएगा और यदि वो 10th पास है, तो 5 आएगा और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। तो वो कोड आपको देना है। आगे चलें। अब प्रश्न संख्या 9 है, ये मिसप्रिंट है, आप डाल लीजिएगा इसमें। ये उन लोगों के लिए है जो साक्षर नहीं हैं, औपचारिक एजुकेशन भी उन्होंने नहीं ली है, लेकिन किसी से उन्होंने लिखना-पढ़ना सीख लिया। आप यहाँ पूछेंगे कि आप स्कूल तो नहीं गए हो, राइट? आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, कोई सर्टिफ़िकेट भी नहीं है, लेकिन क्या आपको लिखना-पढ़ना आता है? यदि वो कहेगा हाँ, तो 1 और यदि वो नहीं कहेगा तो 2 अंकित किया जाएगा। फिर 10वां प्रश्न, फिर हमें पूछना है कि यदि आप स्कूल जा रहे थे, आप पढ़ रहे थे, तो वो कौन से कारण हैं कि आपने आगे अपनी शिक्षा को जारी नहीं रखा? तो वो कहेगा जी मेरा तो मन ही नहीं लगता था, कोई कहेगा घर में पैसे नहीं थे पापा के पास, कोई कहेगा मेरे जो मम्मी-पापा हैं वो बीमार थे, मुझे तो उनकी हेल्प करना और यदि वो कहता है कि नहीं, तो 0-2 आएगा। फिर 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि वो कारण वो कहेगा जी मैं तो कॉलेज गया हूँ स्नातक हूँ, लेकिन अब मैं नहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, नहीं जा जा रहा हूँ। तब हम 12वें प्रश्न में पूछेंगे कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये उसमें दिए हैं, इनमें से कोई भी कारण वो बता सकता है। लेकिन यहाँ भी वही है कि जैसे वो बहुत सारे कारण हैं उसके पास बताने के, लेकिन आपको यहाँ एक ही अंकित करना है, मुख्य कारण जानना है कि वो कारण कौन-सा है, क्यों आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो? क्यों आपने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी? फिर 13वां प्रश्न हम उनसे पूछेंगे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कहें मैं बीच में आपको एक और बात बताऊँ कि वो कहें कि हम आपको क्यों ये बात बताएँ? क्योंकि सर्वे में जनरली ये चीज़ें आती हैं। तो आपको बताना है कि भारत सरकार का कार्यक्रम है कि जो युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना रोज़गार में हैं, उनके लिए एक नीति बनाई जा रही है, जिससे कि उन बच्चों को लाभ पहुँच सके और वो भी अ, अपने रोज़गार में या शिक्षा को पूरा कर सकें। 13वां प्रश्न में हमें पूछना है कि आपको कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं? तो मुख्यतः हम सब हिंदी भाषी हैं और अगर जवाब मिलता है कि हिंदी, तो इसमें आएगा 04। यहाँ मतलब ये पूछना है कि आप क्या हिंदी को समझते हो? क्या आप हिंदी बोल मतलब जो भी लैंग्वेज वो बताएँ। मान लीजिए सामने वाला कह रहा है जी मुझे तो संस्कृत आती है। तो आप पूछेंगे क्या आप समझ सकते हो, बोल सकते हो? यदि वो जो भी भाषा बताएँ और यहाँ ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मुख्य भाषा ही भरनी है। एक से अधिक भी भाषाएँ एक व्यक्ति को आ सकती हैं। तो जो भी भाषाएँ वो बताएँ कि मुझे ये भाषा आ रही है,
तो उन भाषाओं को अधिकतम 5 कोड एक व्यक्ति के लिए आप यहाँ भर सकते हैं। एक व्यक्ति को अधिकतम 5 भाषाओं के लिए आप यहाँ कोड संख्या डाल सकते हैं। फिर 14वां प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप वेतन के लिए काम ढूँढ रहे हो? और पूछना ये 15 से 29 के लिए है क्योंकि हमारा जो टारगेट एरिया है वही है। यदि वो कहेगा हाँ, तो 1 आएगा और यदि वो कहेगा नहीं, तो 2 आएगा। और यदि 14 में वो कहता है हाँ, यानी कोड 1 हम फिल करते हैं, तो फिर हमारा प्रश्न अगला बनता है, हम उनसे पूछेंगे कि आप किस तरह के काम की तलाश में हो? वो बहुत सारे ऑप्शन भी आपको बता सकता है, जी मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। क्योंकि दुविधा में रहता ही है व्यक्ति जब उसके पास कोई रोज़गार ना हो। तब आप उससे थोड़ा पोलाइट होकर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि मुख्य व्यवसाय, मुख्य काम वो क्या करना चाहता है, किस रोज़गार की तलाश में है और वो रोज़गार यहाँ आपको अंकित करना है। देखिए, यहाँ अगर किसी घर में 4 या 5 हैं, तो P1, P2 उसी तरह से आपको भरते हुए चलना है। फिर 16वें प्रश्न में वो पूछ रहा है, क्या अगले 3 महीनों के दौरान कोई व्यवसाय लाभ के लिए स्वरोजगार कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं? यानी पिछले नहीं, आने वाले 3 महीनों में क्या आप अपना कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं? हाँ, तो 1 भरेंगे और नहीं तो 2 भरेंगे। 16 और 17 प्रश्न और 18 प्रश्न, 16 प्रश्न वाले ने जिसने 1 भरा है, तब हम 17-18 वहाँ पहुँचेंगे। तो क्या पूछना है वहाँ? यदि घर का कोई सदस्य व्यवसाय करने की योजना बना रहा है, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह का व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं? इसमें है आपके, मान लीजिए वो कहे कि जी मुझे तो उत्पाद में जाना है, तो उत्पादन में आप 3 करिए। कोई कहेगा कि जी मुझे तो व्यापार में जाना है, तो 5 अंकित कीजिए। कोई कहेगा जी मुझे तो रियल एस्टेट में क्योंकि वहीं जाना है, तो आप 10 भरेंगे। इस तरह से वो कोड यहाँ अंकित करना है। अब 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि यदि आप अगले 3 महीनों में कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो क्योंकि जब रोज़गार करते हैं तो धन की आवश्यकता होती है, तो वो मुख्य स्रोत क्या रहेगा, फंडिंग कहाँ से होगी? तो वो कहेगा जी मेरे तो माँ-बाप के पास बहुत पैसा है, तो मुझे तो मेरे माँ-बाप दे देंगे या कोई रिश्तेदार दे देगा, जनरली यही बात सुनने को मिलती है। कोई कहेगा कि जी मैं तो सरकार से लोन लूँगा, सरकार से मतलब जैसे बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं भारत सरकार की, या कोई कहेगा जी मैं बैंक से लूँगा। हालाँकि जो पहले से ही बेरोज़गार है और एजुकेशन में नहीं है, बैंक भी उसको जल्दी से लोन नहीं देता है। या वो कहेगा जी मैं तो किसी वित्तीय संस्थान से लूँगा, यानी वो जो जहाँ से भी बता रहा है कि मुझे वहाँ से मैंने फंडिंग की बात की है या मेरी प्लानिंग है, तो वो कोड यहाँ अंकित हमें करना है। फिर 19वां प्रश्न है हमारा कि अगले 3 महीनों में कौन-सा रोज़गार करने की आपकी योजना है? देखिए, कई बार क्या होगा कि हमने लोन लिया है, बैंक से ले लिया और वहाँ वो कह रहा है कि नहीं रोज़गार करूँगा, लेकिन यहाँ तक आते-आते ये भी हो सकता है, वो कहेगा जी हाँ, मैंने लोन लिया है क्योंकि मुझे यूएस में पढ़ाई के लिए जाना है। मैं इसके लिए लोन लेना चाहता हूँ, या मेरा जो पारिवारिक व्यवसाय है, व्यापार है मेरे पिता का, मेरे भाइयों का, उसी में मुझे पैसा लगाना है। या वो कहेगा जी मुझे तो घर के कामों को पूरा करना है, मकान की जो छत है वो खराब हो गई है, या गेट खड़ा कराना है, या टूट-फूट करानी है, या बहन की शादी करनी है। मतलब आप पूछेंगे कि जो लोन लिया है, उसका आप क्या करेंगे? लोन लेने की के पीछे आपकी क्या मंशा है। या कुछ कहेंगे जी मैंने पैसा लिया है, मुझे तो घूमने-फिरने जाना है, तो फिर आप 5 यहाँ मेंशन करेंगे। यदि वो कुछ और कारण बताता है, इन जो अंकित है, इनके अलावा, तब आप यहाँ 9 अंकित करेंगे।
20वें प्रश्न में फिर पूछा जाएगा, क्या पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए किसी बैंक ऋण के लिए आवेदन किया था? पूर्व में यानी यहाँ कोई समय की बाध्यता नहीं है। वो कहेगा हाँ, तो 1 नहीं तो 2। आपने बैंक ऋण के लिए कब आवेदन किया था? यानी यहाँ हमें केवल पिछले 12 महीनों में उसने किया है, तो 1 है। 12 महीने से पहले कभी बहुत पहले किया है, मान लो 1 साल से पहले किया है, तो कोड संख्या 2 आएगी। तो फिर आप पूछेंगे कि आपने वो जो ऋण के लिए आवेदन किया था, ये उस पिछले ऋण को लेने का जो 1 साल पहले आपने अप्लाई किया था या बहुत पहले अप्लाई किया था, उसको लेने का क्या उद्देश्य था? तो वो इन सारे कारणों में से आपको कोई भी एक कारण बता सकता है और वही कोड आपको अंकित करना है। फिर आप पूछेंगे 23वां प्रश्न 23वें प्रश्न पर आ जाइए साथियों। क्या बैंक ऋण प्राप्त हुआ था? हाँ, तो 1 नहीं तो 2। यदि 23वें प्रश्न में कोड संख्या 1 हम अंकित करते हैं, तो फिर हम पूछेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए आपने बैंक से ऋण लिया था, क्या आपने वो पैसा वहीं खर्च किया है? यदि हाँ, तो 1 नहीं तो 2। फिर 25वें प्रश्न पर आ जाइए। फिर हम पूछेंगे कि क्या पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए काम किया है? यदि वो कहेगा हाँ, 1 नहीं तो 2। देखिए यहाँ मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूँ। मान लीजिए कोई टेलरिंग कर रहा है, अब उसके यहाँ आज तो 4 कपड़े सिलने आ गए, कल नहीं आए। लेकिन फिर आगे यानी उसका जो रोज़गार है वो चल रहा है, रुका नहीं है। यानी 90 दिनों तक जब उसके पास बराबर अर्निंग हो रही है, तो वो रोज़गार की श्रेणी में आएगा। और यदि उसने 90 में से 89 या 88 दिन भी काम किया है, तब वो नियमित रोज़गार में नहीं आएगा। यहाँ 6 महीनों का सर्वे हो रहा है। यदि वो कहता है कि हाँ, मैंने काम किया है तो 1 और नहीं किया तो 2 अंकित करेंगे। यदि वेतन या लाभ के लिए आपने कोई काम किया है तो आपका रोज़गार कैसा है? वो कहेगा जी मैं तो मज़दूरी करता हूँ, लेकिन मज़दूरी बराबर कर रहा हूँ क्योंकि घर चलाना है मुझे तो। किस तरह का काम आप कर रहे हैं? आप पूछेंगे तो वो कहेगा जी मज़दूरी करता हूँ, मनरेगा में हूँ, तब 1 आएगा। लाभ के लिए मैं अपना रोज़गार कर रहा हूँ, लाभ का मैंने आपको बताया। मान लीजिए कोई खेती करता है, लेकिन उस खेती से केवल उसके घर का काम चलता है, तो वो रोज़गार में नहीं आएगा। लेकिन उस खेती को से जो उत्पाद है, वो उसको मंडी में बेच रहा है, बाज़ार में बेच रहा है, तो वो उसका लाभ में आएगा, प्रॉफ़िट में आएगा, तो वो आपको 2 में अंकित करना है। या फिर जो कृषि है, गैर कृषि मज़दूर हैं, उनका वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन शर्त यही है कि वो काम उनका 90 दिन बराबर चलना चाहिए। यानी 6 महीनों में से 90 दिन अगर उसने अर्निंग की है, तो वो यहाँ रोज़गार की श्रेणी में आएगा, तब 3 अंकित करेगा और अपना कीजिए हम तो दुकान कर रहे हैं, बड़ा व्यवसाय है और पे एंड प्रॉफ़िट दोनों हैं, तब भी वो रोज़गार में आएगा। यहाँ वही जो जिसमें वो बता रहा है कि मैंने तो ये रोज़गार किया है। क्योंकि ये जो प्रश्न हैं, ये युवाओं के नीति निर्माण के लिए पूछे जा रहे हैं और उनके भविष्य को निर्धारित करेंगे, तो बार-बार उनसे वो प्रश्न पूछे जाने हैं। तब ये कोड यहाँ अंकित किया जाएगा जिसमें वो अपने आप को बता रहा है। फिर मान लीजिए आज हम गए और उसने कहा जी मैं तो कल तक काम करता था और आज मैंने छोड़ दिया। तो यदि वो कह रहा है कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो पिछले 6 महीनों से कर रहा था, तब आपको 1 अंकित करना है। अगर वो कहता है कि नहीं, तो आपको 2 लिखना है। और यदि 28वां प्रश्न फिर पूछ रहा है कि यदि पिछले 6 महीनों के दौरान आपने काम किया है, जो आप कर रहे हो, तो
30 दिन से उस काम में आपने कितने दिन काम किया है? यानी अगर 6 महीने से वही काम है, लेकिन काम वो 15-20 दिन हुआ है, तो वो नियमित रोज़गार में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 30 दिन हो रहा है, तो वो 30 दिन में नियमित रोज़गार की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जो मनरेगा है, वैसे तो वहाँ ये है कि भई आपको बराबर बुलाया जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 4 दिन आप चले गए, 2 दिन नहीं गए। लेकिन वो 30 दिन 6 महीने में आपके हो रहे हैं, तो वो यहाँ यदि वो कह रहा है हाँ, तो 1 लिखा जाएगा। और यदि परिवार का कोई सदस्य विगत 6 महीनों से कार्यरत है, लेकिन आज की डेट में वो उस काम को नहीं कर रहा है, जब आप सर्वे के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो आप पूछेंगे क्या लेआउट के कारण यानी छँटनी हो गई किसी कंपनी में थे, जैसा कि अभी कोविड में बहुत सारे इस तरह के केस आए हैं, या फिर आपका जो अनुबंध था, यानी जो डील थी, वो यहीं तक थी या फिर आपने कार्यमुक्ति यानी छोड़ दिया या फिर आपसे वो काम नहीं हो रहा था या फिर आप जो भी कारण वो बताएँ, उस कारण का कोड आपको यहाँ अंकित करना है। अब जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ हम पूछेंगे, क्या आप वर्तमान में विवाहित हैं? यानी पति-पत्नी जो 15 से 29 के हैं, मान लीजिए किसी घर में महिला आपको मिलती है, तो आप पूछेंगे क्या आप विवाहित हैं? और वो आज की डेट में जब आप सर्वे करने जा रहे हैं, ना ही वो औपचारिक शिक्षा में है, ना ही नियमित रोज़गार में हैं, तो यदि हाँ, वो बोलते हैं कि हाँ, हम विवाहित हैं, तो 1 और यदि नहीं, तो 2। देखिए, ये प्रश्न हमने छठे क्वेश्चन में भी पूछा है, लेकिन रिपिटेशन होगा तभी से ही आंकड़े निकल कर आएँगे। अब यहाँ पूछना है, यदि पति-पत्नी 15 से 29 वर्ष की आयु के वर्ग के सदस्य हैं और न औपचारिक शिक्षा में हैं, न ही नियमित रोज़गार में। तो हो सकता है कि उस घर में बहुत सारे लोग हों, तो आप P1, P2 पति-पत्नी अगर दोनों ही बेरोज़गार हैं, न ही किसी एजुकेशन में हैं, तो सीरियल नंबर देते हुए उनका नाम अंकित करेंगे। फिर 32वां जो प्रश्न है, वो पूछता है यदि आप विवाहित हैं और आपका जो स्पाउस है, वो पिछले 6 महीनों से अलग रह रहा है, यानी किसी काम के लिए बाहर है, तो यदि वो कहती है हाँ, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और मेरे पति कहीं हिमाचल में पोस्टेड हैं, तो हाँ, 1 आएगा और नहीं तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नए एजुकेशन में हैं और न ही वो एम्प्लॉयमेंट में हैं कहीं, उनके पास रोज़गार भी नहीं है। तो आप पूछेंगे, मान लीजिए पत्नी घर में है, तो आप पूछेंगे आपके जो जीवन साथी है, आपके जो स्पाउस है, वो 6 महीने के लिए क्या किसी वेतन या लाभ के लिए कोई काम कर रहे हैं? यदि हाँ, तो 1 आएगा और नहीं बोलती हैं, तो 2 आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष आपको मिले तो और वो विवाहित हो, तो उनसे पूछिएगा क्या आपके जीवन साथी किसी पिछले 6 महीनों से कोई वेतन या लाभ का काम कर रही हैं? क्योंकि जैसे महिलाएँ भी स्वयं सहायता समूह बना लेती हैं या घर से उस तरह के रोज़गार करती हैं, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि क्या कोई इनकम पति-पत्नी दोनों में से किसी की है या नहीं है। जब 30वां प्रश्न हो गया तब आप आगे बढ़िए फिर 33वें पर आइए, यानी जो स्पाउस है, उसके रोज़गार की प्रवृत्ति क्या है? क्या वो मज़दूरी करता है? क्या वो स्वरोज़गार है या लाभ के लिए है? यानी जो भी वो आपको बताए कि नहीं मेरा जो जीवन साथी है, जो स्पाउस है, वो ये काम करता है, मेल एंड फीमेल कोई भी, वो यहाँ आएगा। फिर यहाँ हमारा जो ये सर्वे फॉर्म है, जो 7 पेज का है, ये समाप्त हो रहा है। नीचे मेंशन नहीं किया है वहाँ से, लेकिन यहाँ हम सर्वेकर्ता स्वयं सेवक का नाम
कार्यक्रम अधिकारी का नाम और संस्था का नाम, उसका कोड, वो सब अंकित करेंगे। इसी के साथ यहाँ एक करेक्शन भी है, आप लोगों ने शायद इसको नहीं पढ़ा। अ, जहाँ से मॉड्यूल 2 शुरू हो रहा है, वहाँ आ जाइए, पेज नंबर 2 पर। यहाँ दिया है, देखिए इस मॉड्यूल में सूचीबद्ध मिल गया आपको? कौन सौरभ से जी, नंबर पे? पेज नंबर 2 पर, जहाँ से मॉड्यूल 2 शुरू हो रहा है, जहाँ ये पूछ रहे हैं कि 15 से 29 वर्ष की आयु के परिवार के सदस्यों का विवरण, जो सर्वेक्षण की तिथि को न तो औपचारिक शिक्षा में है, न ही नियमित रोजगार में। इससे नीचे वाली जो पंक्ति है साथियों, उसकी दूसरी पंक्ति पर आइए। इस मॉड्यूल में सूचीबद्ध पुरुषों की संख्या। जी जी। ये पुरुष और महिलाएं दोनों ही हैं। ये शब्द यहाँ मिसप्रिंट है, रह गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल पुरुषों का सर्वे करना है। हर जगह पुरुष, महिलाएं और ट्रांसजेंडर तीनों साथ-साथ आपको देखने हैं। अब जी जी। ये मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अब आप ये बताइए, क्योंकि संख्या भी हम 3 साथी और जुड़े हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो बताइए आप। हेलो। जी मैडम जी, ये मुखिया का नाम है जो इसमें P1 P2 P3 P4, जी। ये सीधा इसी क्रम में चलता हुआ जाएगा नीचे तक? हाँ जी, ये पूरा इसी मतलब आपको 33 क्वेश्चन है, ये इसी क्रम में जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में जाएगा। जी। मान लीजिए P1 की आपको डिटेल देनी है तो वो पहले ही क्रम में आएंगे। पहले क्रम में आएगी, ठीक। जी। जी, सौरभ जी, कोई और प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं मैम, अभी तो जो चीजें हैं क्लियर हैं। अविनाश शर्मा से भी कोई जुड़े हैं हमारे साथी? स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। सॉरी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम थोड़ा नेटवर्क का इधर इशू है। मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ अभी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अभी तो कोई डाउट नहीं है। जी, थैंक यू। जी। सतेन जी। जी मैडम जी, अभी पूछा मैंने, आपसे पूछ हम्म। लिया। हाँ, देखिए साथियों, जुड़ना तो बाकी लोगों को भी चाहिए था। लेकिन खैर जो भी है, फिर से एक दिन फिर मीटिंग कर लेंगे। हाँ मैडम जी, ये जो भी जिसको पढ़ के देखना पड़ेगा दोबारा, जो समझ में नहीं आएगा आपसे दोबारा कांटेक्ट करके पूछ लिया हाँ, जाएगा। सतेन जी के पास तो नंबर है। आप मैम नोट करना चाहे तो मेरा नंबर नोट कर सकती है। आपको जब भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। जी मैडम। 7017 19 0211। मैडम जी, ये कब तक करना है ये सर्वे? ये देखिए, जैसे आज आपने काफ़ी चीज़ों को समझ लिया, जान लिया। जी जी। अ, बहुत खुला मंच हम लेके चलें। जी एनएसएस मैडम के जी। जो विद्यार्थी आपको मिल रहे हैं, द बेस्ट। जी आपके क्लास के बच्चे मिल रहे हैं, द बेस्ट। आपके पुराने स्टूडेंट मिल रहे हैं, उनको भी आप बुला लीजिए। जी मैडम। तो कोई इसमें लिमिट बांध कर ना चले, बस क्योंकि आप एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं, इसलिए आप एनएसएस की तरफ से इसको करा रहे हैं। ठीक ठीक मैडम। एक गांव से अगर 4 बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनको ये जो फॉर्मेट है, जैसे मैंने समझाया, उनको बिठाकर समझाइए, अपने स्टूडेंट को इकट्ठा कीजिए। उनको पहले दिन बोलिए कि वो कॉपी पेन लेकर जाए और वहां से ये देख ले
कि हमें इस घर से लेकर इस घर तक सर्वे करना है। और इन घरों में कितने घरों में 15 से 29 साल के लोग हैं, जो हमारे सर्वे का केंद्र हो सकते हैं। तो मैडम जी एक गांव में कितने कर सकते हैं हम? 50, 100 या पूरे गांव का 100? कीजिए, पूरे गांव का कीजिए सर। अच्छा, पूरे गांव का करना है। और मैं तो बहुत खुला आसमान आपको दे रही हूँ। जी आपके स्टूडेंट हो सकता है कि वो 15 गांव से आ रहे हो, 20 गांव से आ रहे हो, जी है ना? जी जी। तो अधिग्रहित बस्ती से बाहर निकलकर, क्योंकि अधिग्रहित बस्ती तो इसलिए मेंशन की गई थी कि जब हम वहाँ अपने कैंप लगाते हैं, तो वहाँ के जो प्रधान हैं या सभासद हैं, अगर हम मलिन बस्ती में लगा रहे हैं, वहाँ के जो जी लोग हैं, उनसे हमारा अच्छा परिचय हो जाता है। तो वहाँ एक पहुँच हमारी है, तो थोड़ा-सा हम रिलैक्स माइंड से होकर जाते हैं, इसलिए उसको रखा गया है। लेकिन क्योंकि समय कम है, बच्चों की परीक्षाएँ भी हैं, तो इस जी समय जो भी बच्चा आपको मिल रहा है, और ये देखिए उन्होंने कहा है कि एक बच्चे से 1 दिन में आपको 5 फॉर्म फिल कराने हैं। तो यदि 7 दिन आप एक बच्चे को दोगे तो 35 करने हैं। लेकिन आप नंबरिंग पर मत जाइए, काम अच्छे से कराइए, रियल होना चाहिए, और इसी के साथ उन बच्चों को बोलिए कि जब वो सर्वे कर रहे हों, तो अपनी फ़ोटोज़ लें। हो जी सके तो जी। जियो टैगिंग के लिए, क्योंकि भारत सरकार बहुत इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लेकर इसको चल रही हैं, और इंटरेस्टिंग क्या कहूँ, चिंताजनक भी है, क्योंकि एमपी के जो आंकड़े आए हैं ना, वो बहुत चौंकाने वाले आए हैं। एमपी से आंकड़े आए हैं कि 33% हैं जो ना जी किसी शिक्षा में हैं, 30% हैं जो बेरोजगार हैं। और जब ये आंकड़े वहां पहुंचे, तो जो संघीय कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मीटिंग हो रही थी, तब वहां इस बात को रखा गया कि भारत के पास तो इतनी बड़ी टीम है, एनएसएस। वो लोग चौंके सुनकर कि जो युवा है वो तो हर देश का काम करता है, लेकिन भारत के एनएसएस के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं, वो बिना किसी वेतन के इस तरह के काम करते हैं। और चाइना तो सरप्राइज थे कि क्या भारत में ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें चयन किया गया है, इसके लिए हम प्राउड भी फील करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी भी बड़ी है, बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से हमें ये काम कराना है।